मल्टीपल ऑफर लेटर होना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन ये आपके मन में कंफ्यूजन पैदा भी कर देता है कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कंपनी ए या कंपनी बी। अगर आपके पास सिर्फ एक ऑफर लेटर होता है तो आप आंखें बंद करके वहां पे डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर होते हैं तो आप 100 जगहों से एडवाइस लेते हो कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप इधर उधर से एडवाइस लेते हो, आप अपने दोस्तों से पूछते हो, सीनियर से पूछते हो, और या फिर अपने लिंक्डइन पर एक्स एम्प्लॉयज पर जाके कनेक्ट करके उनसे पूछते हो, या फिर उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनसे पूछते हो कि वो कंपनी कैसी है, या फिर स्टफ लाइक दैट। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सब कुछ जानना चाहते हो, अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि इवेंचुअली डिसीजन तो आपका ही होता है। आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर कौन सी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मान लो कि अगर आपने 100 लोगों से पूछा, 100 में से 50 बंदों ने बोला कंपनी ए ज्वाइन करो, 50 बंदों ने बोला कंपनी बी ज्वाइन करो, तो इवेंचुअली आपको ही डिसाइड करना है कि यार कौन सी कंपनी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि आपको डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो। कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी चीज कह दूं कि आप लिख कर रख लीजिए या फिर अपने दिमाग में ही रख लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में किस कंपनी को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी सैलरी। ये चीज मैं आपको बता दूं कि सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंपनी। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, किस लिए ज्वाइन करते हो कि आपको वहां से पैसे मिल रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, वो चीज। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब भी आप किसी दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो, पैकेज में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मान लो कि अगर आप एक फ्रेशर हो, आपका एक स्टार्टिंग पैकेज 3.5 LPA आपको ऑफर किया और दूसरा स्टार्टिंग पैकेज आपको 4.5 LPA ऑफर किया है, तो इसमें सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है जो कि एज ए फ्रेशर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपको किसी एक कंपनी ने 3.5 दिया और दूसरी कंपनी ने आपको 7.5 दिया है, तो आप क्यों सोच रहे हो इन सब चीजों के बारे में? ऑब्वियसली जो 7.5 आपको दे रहा है उसको जाके ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोग आपको ये चीज कहेंगे कि यार स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो सैलरी पैकेज डेफिनेटली मैटर करता है। आपको यही चीज कहूंगा कि जो 7.5 आपको मिल रहा है, जैसी भी कंपनी है आसानी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जाके मेहनत कीजिए और वहां पे बाद में अगर स्विच भी करोगे आप साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आपका पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा लग जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे जाके मेहनत करोगे 3.5 वाली कंपनी में, तो आप वहां तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। तो इट्स बेटर कि जितनी स्टार्टिंग में आपको अच्छे से अच्छा पैकेज मिल रहा है आप चले जाइए। लेकिन मैं आपको ये चीज भी कहूंगा कि आप इन हैंड सैलरी पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस में ऐसी चीज हो जाती है कि आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इसमें तो सारा का सारा वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि आपको कभी मिलेगा भी नहीं, पता नहीं कहां पे कौन से फंड ऐड कर दिए हैं आपका सीटीसी बढ़ाने के चक्कर में, जो कि आपके हाथों में कभी आएगा ही नहीं। कई बार आपका 7 या 8 लाख का पैकेज होता है और आपको इन हैंड सैलरी 25 to 30 के ही मिल रही होती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है आपके 3.5 या फिर 4.5 के पैकेज पर। तो उस सिचुएशन में आपको ये सब चीजें पहले ही सोच लेनी चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी है, इसको आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी चाहिए, ताकि आपको बाद में जाकर कुछ ऐसे शॉक ना मिल जाए। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये चीज भी कहूंगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ फंड, ग्रेचुइटी के बारे में भी पढ़ लें या फिर इसके बारे में भी जानकारी ले लें, क्योंकि कई कंपनीज में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको ही ऐड किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, लेकिन कई कंपनीज में आपके मम्मा पापा या फिर वाइफ या फिर किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में पहले ही पता कर लीजिएगा। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है आपकी लोकेशन कंसर्न। बहुत ज्यादा लोगों के लोकेशन कंसर्न्स आ जाते हैं कि उनको यहाँ पे जाके काम नहीं करना, यहाँ पे जाके काम नहीं करना, उनको दिल्ली एनसीआर में नहीं जाना, उनको मुंबई वाली साइड नहीं जाना या उनको साउथ वाली साइड नहीं जाना। तो ये सब चीजों के कंसर्न्स आ जाते हैं। तो आपको खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी आपके अकॉर्डिंग लोकेशन ज्यादा सुटेबल है जिस पर आप जाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो लोकेशन कंसर्न पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ती है जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं या आपको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, उस टाइम पे लोकेशन कंसर्न होते हैं लोगों के। लेकिन एज ए फ्रेशर आई थिंक कि आपको लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है रेदर देन टू फोकस ऑन योर लोकेशन। लेकिन हाँ, सबका अलग अलग सीन होता है, जैसे भी आपको अपनी लोकेशन के लिए प्रेफरेंस चाहिए उस हिसाब से आप कंपनी को चूज कर सकते हो।
तीसरा पॉइंट होता है आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द टेक्नोलॉजीज दैट यू विल वर्क इन फ्यूचर। अभी आपको शायद इन सब के बारे में इतना ना पता हो क्योंकि फ्रेशर लेवल पे इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाते हो आपको पता चल जाता है कि यार आपको कौन सा रोल लेना है, आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए या फिर आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी में काम करना है। तो एक्सपीरियंस के लिए ये थोड़ी सी चीज़ ईजी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर होना चाहिए किसी भी कंपनी में अगर आपको मल्टीपल ऑफर लेटर आ जाते हैं तो ये देखिए कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सा रोल ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्योंकि मान लो कि अगर आप एक तगड़े कोडर हो, आपको एक ऐसी कंपनी में ज्यादा पैकेज मिल रहा है, यहाँ पे कोडिंग नहीं हो रही है, आपको कोई और काम दे दिया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर उस कंपनी में नहीं देखोगे इवन यू आर हैविंग द हायर पैकेज इन दैट कंपनी। तो वहीं दूसरे केस में क्या होता है कि मान लो कि अगर आप एक नॉन कोडर हो जिसमें आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी, लेकिन आपकी सिलेक्शन इनिशियल लेवल पर ऐसी कंपनी में हो जाती है जहां पे आपको बाद में कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आपका परफॉर्मेंस का इशू भी रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी पैकेज ऑफर करे या फिर जो मर्जी हो। तो ये सब चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओ, दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास ऑफर होते हैं तो कंपेयर करो कि कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिस पर आपको काम करना है जो कि आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। चौथा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत ज्यादा लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उनको प्रॉपर्ली वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं पहले यही देखता हूं कि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा, मुझे कितने घंटे वहां पे काम करना पड़ेगा, प्रेशर कैसा है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए। और आई थिंक कि बहुत ज्यादा लोग वर्क लाइफ बैलेंस को चाहते होंगे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एज अ फ्रेशर इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, या फिर एज अ फ्रेशर आप खुद भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सटेंड करते हो शिफ्ट, या फिर ये सब चीजें करनी पड़ जाती हैं एज अ फ्रेशर जस्ट फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाते हो तब आप मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहते हो कि आपका वर्क लाइफ प्रेशर भी उतना ही बना रहे और आप बाकी चीजों में भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सको। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि यार आपकी क्या प्रायोरिटी है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या नहीं। तो ये सब के रिव्यूज आप आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। अगर आपके पास दो कंपनीज हैं और अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो इवन विद द लोअर पैकेज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हायर पैकेज पर वर्क लाइफ बैलेंस आपको नहीं मिला और आपको वो चीज चाहिए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता अभी के मामले में तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा पैकेज को ही चूज कीजिए rather than choosing the work life balance। पांचवा पॉइंट है बॉन्ड। ऑब्वियसली यार मुझे पर्सनली बॉन्ड से बहुत ज्यादा नफरत होती है। एक्सपीरियंस के लिए तो ये चीज चलो नहीं होती कि जब आप किसी भी कंपनी में एज एक्सपीरियंस जाते हो तो आपका बॉन्ड साइन नहीं होता, लेकिन जब आप एक फ्रेशर लेवल पर किसी भी कंपनी में जाते हो तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि आपका साल का बॉन्ड रखती हैं, 2 साल का बॉन्ड रखती हैं, 3 साल का, 4 साल का। और बॉन्ड के मामले में मैं ये चीज नहीं कह रहा नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड इज टोटली डिफरेंट थिंग, बॉन्ड इज टोटली डिफरेंट थिंग। बॉन्ड में आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आप उस कंपनी को पहले ही छोड़कर चले जाते हो। तो बहुत ज्यादा कंपनीज में मैं यही चीज कहूंगा कि अगर बॉन्ड रखा होता है तो उन कंपनीज को इग्नोर ही करो और किसी और कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता होता कि यार 3-4 सालों के बाद आप क्या करोगे। कई कंपनीज ऐसी होती है जो आपको 3 से भी ज्यादा साल के लिए बॉन्ड पर साइन कर लेती हैं और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट होता है उस बॉन्ड का, कई बार लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी वो बॉन्ड हो जाता है, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता किसी भी बंदे को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओ तो बॉन्ड को इग्नोर करो। हाँ, साल तक का बॉन्ड चल जाता है कि चलो यार साल का बॉन्ड है, निकल जाता है 1 साल, लेकिन उसके ऊपर अगर आप साइन कर जाते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन स्मॉल कंपनीज या फिर स्टार्टअप, क्योंकि ऐसी कंपनीज आपसे ज्यादा टाइम का बॉन्ड साइन करवा लेती हैं और आप नहीं चाहते उस कंपनी में ज्यादा देर तक काम करना, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होने लग पड़ते हैं जब बॉन्ड साइन किया होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जितना इग्नोर हो सके बॉन्ड वाले चक्कर को इग्नोर कीजिए। 6 चीज होती है जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियसली अगर आप आईटी वर्ल्ड में आ चुके हो तो आपको भी पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नल के बराबर होती है, किसी को भी किसी भी टाइम निकाल सकते हैं।
लेकिन आईटी वर्ल्ड में ही कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि कई एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती हैं कि यार अगर मैं इस कंपनी में जा रहा हूं तो ये मुझे बिना वजह तो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगी। तो ऑब्वियसली आप उन कंपनीज को चूज करते हो जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो। मान लो कि अगर आपके पास 2 ऑफर लेटर है, एक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज दे रही है और एक आपको कम दे रही है, लेकिन जो एक दे रही है आपको अच्छा पैकेज उसमें हायरिंग फायरिंग पॉलिसी चलती है। मान लो कि अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, आपको 2 महीने के बाद ये सुनने में मिल जाता है कि आपको फायर कर दिया गया, तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे ऐसी कंपनी को प्रेफर करिए जहां पे जॉब सिक्योरिटी थोड़ी बहुत तो मिले आपको। और ये भी चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि एज ए फ्रेशर लेवल पे इतना ज़्यादा मे बी इंपॉर्टेंट ना लगे जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जब आप एक फ्यूचर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है जॉब सिक्योरिटी को भी लेकर कि आप उस टाइम पे ऐसी कंपनी में ना फंस जाओ जहाँ पे बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है, आपको उस टाइम पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आप फोकस मोर ऑन जॉब सिक्योरिटी। 7वां पॉइंट होता है नोटिस पीरियड। प्रेफर कीजिए कि जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां पे कम से कम नोटिस पीरियड हो, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा नोटिस पीरियड होगा तो ये आपके लिए ही बाद में दिक्कत करेगा। प्रेफर कीजिए कि 30 डेज का नोटिस पीरियड हो या फिर 45 डेज और मैक्स टू मैक्स 60 डेज, उसके ऊपर मत ही जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। मान लो कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसका 3 महीने का नोटिस पीरियड है या फिर उसके भी ऊपर नोटिस पीरियड है, तो दिक्कत क्या आएगी कि जब आप बाद में उस कंपनी से स्विच करते हो तो कोई भी कंपनी आपका वो 3 महीने का नोटिस पीरियड एक्सेप्ट ही नहीं करती, आपको इंटरव्यू के लिए भी वो ऑप्शन नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा डाइसी हो जाती है कि यार आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है और आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो यही आप फोकस कीजिए कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो नोटिस पीरियड को भी ज्यादा कंसिडर कीजिए। 8वां पॉइंट होता है हाइक्स। जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो ये सोच के तो नहीं जाता कि यार मैं वहां पे सिर्फ 3 महीने 4 महीने या फिर साल ही रहूंगा। आप यही सोच के जाते हो ना कि यार मैं वहां पे कुछ साल बिताऊंगा। तो 1 साल के बाद जब आपका कोई हाइक लगता है तो आपको उसकी परसेंटेज के बारे में पहले से ही अनुमान होना चाहिए कि यार यहाँ पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम परसेंटेज कितना हाइक मिल जाता है। तो जिसमें भी ज्यादा से ज्यादा हाइक मिलता हो तो ऑब्वियसली उस कंपनी को प्रेफर कीजिए क्योंकि वो फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मान लो कि अगर आपने अभी किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसका पैकेज है 10 LPA, लेकिन उसमें हाइक सिर्फ 3 से 4% ही होती है, और आपने दूसरी किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जिसका पैकेज अभी है 8 LPA, लेकिन उसका साल के बाद मिनिमम हाइक भी 30 to 40% लग जाता है, तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए जहां पे आपको ज्यादा हाइक्स मिल रही हो या फिर ज्यादा परसेंटेज ऑफ हाइक मिल रही हो। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको खुद सोचना चाहिए और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको जज करना चाहिए कि यार आपको कौन सा ऑफर लेना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर में आपके काम आए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।